हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज अपनी इस करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 40। यानी आज अपने 200 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे करंट अफेयर्स के यूपीएससी 2026 के लिए। देखो, अपन बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो अब आपको काम करना है कि रिवाइज करते रहना है। रिवाइज नहीं करोगे तो मतलब नहीं पढ़ने का, तो रिवाइज करते रहना, जिससे अपने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे नंबर आए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है राइट टू रिमेन साइलेंट। देखो क्या होता है, अगर पुलिस किसी को बुलाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो काफी बार पुलिस क्या करती है, बल का प्रयोग करती है कुछ भी उगलवाने के लिए। लोगों को फोर्स करती है कि आप अपने खिलाफ ही गवाही दो, आप कुछ ना कुछ कबूल लो, आप अपने खिलाफ ही सबूत दो। ये वो प्रेशर भी डालते हैं, फोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि राइट टू रिमेन साइलेंट आपका एक फंडामेंटल राइट है। पुलिस आपसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं उगलवा सकती, ना ही आपको फोर्स कर सकती है अपने अगेंस्ट सबूत देने के लिए, अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए। ठीक है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल डानी केस में भी, कि पुलिस वाले किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ये कबूलो, तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो, तुम अपने खिलाफ ही सबूत दो। आप चाहें तो पुलिस स्टेशन में एकदम चुपचाप भी बैठ सकते हैं, जब तक पुलिस वाले आपका ये नाटक सह रहे हैं। ठीक है। राइट टू रिमेन साइलेंट। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ऑल accused have a right to silence and investigators cannot force them to speak up or admit guilt। देखो, सारे जो भी accused हैं, उनके पास राइट है साइलेंस का, कि वो कुछ भी नहीं बोल रहे जाके। और इन्वेस्टिगेटर्स उन्हें फोर्स नहीं कर सकते बोलने के लिए, ना ही उन्हें फोर्स कर सकते हैं गिल्ट एडमिट करने के लिए। ऑन पेपर तो यही हिसाब है अपना। The right to remain silent emanates from Article 20, subclause 3, which states that no one can be compelled to be a witness against himself। आर्टिकल 20 का सबक्लॉज 3 कहता है कि कोई किसी को भी फोर्स नहीं करा जा सकता अपने खुद के अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए, अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए, अपने खिलाफ सबूत देने के लिए। देखो, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज भी चलाई थी, उसमें मैंने आर्टिकल 20 का ये सबक्लॉज 3 बहुत अच्छे से मेंशन करा है। सारे फंडामेंटल राइट्स ही बहुत अच्छे से मेंशन करे हैं, तो एक बार उनको भी देख लेना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और देखो, ये जो प्रोटेक्शन है ना राइट टू रिमेन साइलेंट की, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही अवेलेबल है, सिविल वालों में नहीं है, ये बात याद रखना। प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नॉट इन सिविल। ठीक है। दो तरह की क्राइम्स होते हैं, सिविल क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल क्राइम्स होते हैं। राइट टू रिमेन साइलेंट की आपको प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही अवेलेबल है। Right is not available to person being interrogated under the Customs Act 1962 or Foreign Exchange Management Act 1999, since the person is not accused to of offence and isn't entitled to a lawyer। देखो, कस्टम्स एक्ट और फेमा के एक्ट में आप एक्यूज नहीं होते ऑफेंस के, और ना ही आपको लॉयर मिलता है। तो ये वही है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसलिए इसमें आपको राइट टू रिमेन साइलेंट की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगी। कस्टम्स वाले आपके सामने आपको बोलना पड़ेगा। फेमा के जो एक्ट है उसके आगे आपको बोलना होगा, कस्टम्स वालों के आगे, इनकम टैक्स वालों के आगे। ठीक है। इन नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल डानी केस, Supreme Court stated that compelling a person to answer a question within the limits of police station may result in violation of Article 20 subclause 3। कि पुलिस स्टेशन की प्रेमिसेस के अंदर किसी आदमी को फोर्स करना कि तुम ये बोलो, तुम ये कबूलो, वो वायलेशन है आर्टिकल 23 सबक्लॉज, आर्टिकल 20 सबक्लॉज 3 का। ठीक है। अब अपने को क्या क्या याद रखना है। राइट टू रिमेन साइलेंट है क्या, ये आ सकता है पेपर में, अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। ये कौन से आर्टिकल से रिलेट कर रहा है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 से रिलेट कर रहा है। क्या ये प्रोटेक्शन सिविल प्रोसीडिंग्स में भी है, ये सवाल बन सकता है। नहीं, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ही अवेलेबल है प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर ये एक ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं, कस्टम्स एक्ट और फेमा एक्ट में भी क्या ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है? नहीं, नहीं है। फिर ये नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल डानी केस कौन से राइट से रिलेटेड है, ये भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है। क्या क्या सवाल बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। राइट टू रिमेन साइलेंट क्या है, पहला सवाल ये, कौन सा आर्टिकल से रिलेट करता है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है प्रोटेक्शन, कहाँ कहाँ अवेलेबल नहीं है, कौन सा केस रिलेटेड है, ये सब आपको याद रखना है यूपीएससी के लिए। आज का दूसरा टॉपिक है बेलम डिक्लेरेशन। देखो, साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन है, अपन ने पढ़ा था वो लार्जेस्ट बेसिन है, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट रीजन है वर्ल्ड का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है वर्ल्ड का। तो उसमें ना कुछ कंट्रीज हैं, लगभग 8 कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है।
उस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटी तो इन्होंने 1978 में साइन कर ली थी, अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी। पर इन्होंने 1995 में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्टो, अमेजन कॉरपोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है? अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन के रीजन में बेटरमेंट के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए, वहां के लोगों का कैसे बेटरमेंट हो सकता है, तरक्की हो सकती है, ठीक है, डेवलपमेंट हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब पे फोकस करता है। ये अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने ही एक डिक्लेरेशन निकाला था, बेलम डिक्लेरेशन। बेलम एक शहर है ब्राजील में, वहां पे इन्होंने ये निकाला था। बेलम डिक्लेरेशन कहता क्या है? बेलम डिक्लेरेशन कहता है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, उन मतलब अमेजन फॉरेस्ट को लेके, अमेजन रीजन को लेके, या अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, उसमें वहां के इंडिजीनियस पीपल को भी शामिल करा जाए डिसीजन मेकिंग में। क्या करा जाए? इंडिजीनियस पीपल को शामिल करा जाए डिसीजन मेकिंग में। ये कहता है बेलम डिक्लेरेशन, जिससे ओवरऑल अप्रोच हो सके, होलिस्टिक अप्रोच हो सके, इंक्लूसिव अप्रोच हो सके, ठीक है। और ये कमिट भी करता है एक ऐसा अमेजन अलायंस बनाओ जो कॉम्बैट करे डिफॉरेस्टेशन को लेके, क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट में ना डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसे ये रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। बेलम डिक्लेरेशन, मेंबर कंट्रीज ऑफ अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन signed the Belem Declaration in the Brazilian city of Belem. ACTO is an intergovernmental socio-environmental bloc formed by signing of the Amazon Corporation Treaty. Belem Declaration calls for ensuring participation of indigenous people in decision making. It also commits to launching the Amazon Alliance to combat deforestation. Belem Declaration क्या है ये याद रखना, कॉपी में लिखना, ठीक है। However, member countries could not agree on the goal to protect the Amazon rainforest. देखो, बेलम डिक्लेरेशन का ऐसा कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाए ये लोग अभी तक। देखो, इंडिजिनस पीपल को डिसीजन मेकिंग में कोई भी गवर्नमेंट चाहती नहीं है शामिल करना, और डिफॉरेस्टेशन रोकना भी कोई गवर्नमेंट बहुत अच्छे से चाहती नहीं है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से पैसा आता है सरकार के पास, तो सरकार अपना मुनाफा छोड़ के भलाई का काम तो करेगी नहीं, ऐसे याद रखो। एक्टो एम्ड एट प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अमेजन बेसिन। देखो, ये जो अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका टारगेट क्या, इसका एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना अमेजन बेसिन पे। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या याद रखना है? कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका एम क्या है, फिर इसने बेलम डिक्लेरेशन निकाला है, बेलम डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। फिर बेलम डिक्लेरेशन इंप्लीमेंट हो पाया या नहीं हो पाया, ये भी याद रखना है। बेलम एक ब्राजील का शहर है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सवाल यूपीएससी बना सकती है, अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सवाल बन सकता है। फिर बेलम डिक्लेरेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, ये सवाल बन सकता है। बेलम डिक्लेरेशन है क्या, ये सवाल बन सकता है। बेलम डिक्लेरेशन कौन से देश में साइन हुआ था, ब्राजील में साइन हुआ था, ये सवाल बन सकता है। बेलम डिक्लेरेशन पे कितना काम हुआ है, ये सवाल बन सकता है। ये सारे सवाल है यूपीएससी के। और एक जो प्रमुख सवाल यूपीएससी का, नेक्स्ट स्लाइड पे, अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देश कितने हैं और वो कौन से हैं। आपको कुछ देशों के नाम दे देंगे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सा देश है एक्टो का मेंबर, तो आपको पता होना चाहिए सारे मेंबर। देखो, इसमें ना 8 देश आते हैं, अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 8 देश आते हैं। कौन से हैं वो 8 देश जो अमेजन बेसिन में आते हैं? बोल्विया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सुरीनाम, वेनेजुएला। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मैप दिख रहा है ये साउथ अमेरिका का मैप है। इसमें जो डार्क ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है ना, वो अमेजन रेन फॉरेस्ट को कर रखा है। तो जिन जिन देशों में डार्क ग्रीन कलर आ रहा है वो अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अब पढ़ क्यों रहे हैं अपन अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? क्योंकि इंडिया काफी सारे एग्रीमेंट्स कर रहा है इनके साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। देखो, एक तो ब्राजील आता है, एक बोल्विया आता है, फिर एक पेरू आता है, इक्वाडोर आता है, कोलंबिया आता है, वेनेजुएला आता है, गुआना आता है, सुरीनाम आता है, ठीक है। ये फ्रेंच गिनी नहीं आता, ये याद रख लो। अमेजन फॉरेस्ट तो पड़ता है फ्रेंच गिनी में, पर फ्रेंच गिनी, फ्रेंच गुआना नहीं आता। गुआना आता है, फ्रेंच गुआना एक्टो का मेंबर नहीं है।
क्योंकि फ्रेंच गुआना को फ्रांस कंट्रोल करता है, ये लोग फ्रांस को नहीं लेना चाहते अपने साथ, क्योंकि जैसे ही फ्रांस को लेंगे ब्राजील की सुप्रीमेसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंच गुआना नहीं आता एक्टो में। 8 मेंबर हैं, यहाँ लिखे हैं, आप नोट्स में बनाओ, 2 बार मैप देखो, अपने तरीके से याद करो, याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कंफ्यूजन नहीं है, 4 बार रीड करोगे। क्या है 8 मेंबर्स? बोल्विया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सुरिनाम, वेनेजुएला। बोल्विया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सुरिनाम और वेनेजुएला। ठीक है, याद रखो, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, आसान ही है ये चीज। इकोसाइड, देखो इकोसाइड क्या है, जैसे जेनोसाइड होता है ना, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, वैसे इकोसाइड है कि बहुत सारे इकोसिस्टम इकोलॉजी को मार दिया जाता है। ये नोइंगली करा जाता है कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, इकोसाइड ना बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि ये एक साथ बहुत लार्ज स्केल पे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? कि आप पोर्ट को एक्सपैंड कर रहे हो तो काफी सारी मेराइन बायोडाइवर्सिटी को आपने खत्म कर दिया। डिफॉरेस्टेशन भी एक टाइप का इकोसाइड ही है, इलीगल सैंड माइनिंग भी एक टाइप का इकोसाइड है। कि आप किसी भी फॉर्म में इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को लार्ज स्केल पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे इकोसाइड कहा जाता है। आजकल ये इकोसाइड टर्म बहुत फेमस है, क्योंकि बेल्जियम ने कानून बना दिया है इकोसाइड के ऊपर, फ्रांस ने भी बना दिया है अभी रिसेंट टाइम्स में, और रोम स्टैचू में भी इसको 4 क्राइम्स जो मेजर हैं उसमें शामिल करने की बात चल रही है, अभी तक करा नहीं गया है। ना ही इंडिया में इकोसाइड को लेके पर्टिकुलरली कोई लॉ है। इंडिया में इकोसिस्टम डैमेज को लेके तो काफी सारे लॉस हैं ही, कि जैसे आप पेड़ वेड़ नहीं काट सकते, काफी सारे आप जानवरों को नहीं मार सकते, आप मतलब डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते, इलीगल सैंड माइनिंग नहीं कर सकते। तो इंडिया में पर्टिकुलर चीजों को लेकर तो लॉस हैं अभी, पर इंडिया में करेंटली इकोसाइड को लेके, इस टर्म को लेके स्पेसिफिक कोई लॉ नहीं है, ना ही इंटरनेशनल लेवल पर है। कुछ देशों ने तो बना लिया है, जैसे बेल्जियम, फ्रांस ने, कि इकोसाइड एक क्राइम है बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो इकोसाइड वही है कि आप लार्ज स्केल पे इकोसिस्टम इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, इकोसाइड क्या है? लार्ज स्केल पे आप इकोसिस्टम या इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। Ecocide refers to unlawful acts committed with knowledgeable that there is a substantial likelihood of widespread and long-term damage to environment being caused by those acts। कि आप कोई ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं जिनका रिजल्ट आपको पता है कि वो नुकसान ही पहुंचाने वाला है एनवायरनमेंट को, तब भी आप कर रहे हैं, तो वो इकोसाइड है। Such killings could include port expansion, projects that destroy fragile marine life and local livelihoods, deforestation, illegal sand mining, polluting rivers with untreated sewage, etc. देखो, ecocide is not an international crime, but ecocide is currently recognized as a crime in several countries like Belgium and France. India is yet to make it an offense, but have many laws that deal with ecosystem damage. देखो, लोग कहते हैं इकोसाइड का कोई लॉ नहीं है इंडिया में, पर इकोसिस्टम डैमेज को लेकर तो बहुत सारे लॉस है ही ना। आप रिवर को पॉल्यूट नहीं कर सकते, आप डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते, आप इलीगल सैंड माइनिंग नहीं कर सकते, आप पेड़ ही नहीं काट सकते वैसे तो कुछ कुछ। तो यही है। तो देखो, इकोसाइड में क्या क्या जरूरी है, इकोसाइड होता क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इकोसाइड क्या है ये समझना जरूरी। यूपीएससी इस पे सवाल पूछ सकता है कि इकोसाइड क्या है। अभी देखो, ये रिसेंट टर्म्स में चल रहा है, एनवायरनमेंट के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं इकोसाइड क्या है, क्या पता अभी डेफिनेशन ही पूछ लें। ठीक है, और इकोसाइड के टाइप्स क्या है, मतलब किन किन चीजों को इकोसाइड बोल सकते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट पे लिखा है वो समझ लेना एक बार। और इकोसाइड ना इंटरनेशनल क्राइम नहीं है, ये बात समझो। कुछ कुछ देशों ने बना रखा है इकोसाइड क्राइम, जैसे बेल्जियम, फ्रांस, और इंडिया में इकोसाइड क्राइम नहीं है अभी तक। पर इकोसिस्टम डैमेज, एनवायरमेंट डैमेज को लेकर काफी सारे लॉस हैं, ये बात समझ लो। अब रोम स्टैचू वगैरह देख लेते हैं। देखो, जो रोम स्टैचू है ना आईसीसी का, देखो यूएन का एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसका है? यूनाइटेड नेशंस का है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक रोम स्टैचू है। तो रोम स्टैचू ने ना 4 टाइप की चीजों को एट्रोसिटीज कह रखा है कि ये ह्यूमन काइंड, मैन काइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ी एट्रोसिटीज है। एट्रोसिटीज मतलब कि बहुत ही घिनौना कृत्य है। क्या है वो? जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन। देखो, ये जो 4 एट्रोसिटीज है ना, ये लिख लो, ऐसे वगैरह में काम आएंगे, एथिक्स वगैरह में, केस स्टडीज में काम आएंगी। ठीक है, कुछ वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड केस स्टडी आ गई तो रोम स्टैचू, आईसीसी, यूनाइटेड नेशंस मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आजकल लोग क्या कह रहे हैं कि रोम स्टैचू जो है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशंस का,
उसमें आप इकोसाइड को भी फिफ्थ एट्रोसिटी ऐड कर लो। ठीक है, तभी जो है ना फिफ्थ क्राइम डिफाइंड क्वेश्चन मार्क आगे क्यों लिखा है मैंने इकोसाइड के, क्योंकि अभी बात चल रही है, अभी तक हुआ नहीं है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे, क्या है टॉपिक। देखो फिर अगला टॉपिक है फिलिप्स कर्व। 1950-60s के टाइम पे फिलिप्स कर्व की बहुत ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि तब तक फिलिप्स कर्व हर जगह सही बैठ रहा था। फिर 1970s के दशक में एक स्टैगफ्लेशन करके कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद से फिलिप्स कर्व की मान्यता थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं बैठ रहा था। देखो फिलिप्स कर्व ना एक रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। क्या है फिलिप्स कर्व? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिलेशन है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट वाला रिलेशन है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। इनका मानना है कि जब इन्फ्लेशन आता है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। इन्फ्लेशन को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा है कि इन्फ्लेशन आएगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देखो इन्फ्लेशन आता है तो मतलब मार्केट में पैसा घूम रहा होता है, मार्केट में पैसा घूम रहा होता है, मनी फ्लो सफिशिएंट होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ऐसी मान्यता थी पहले के जमाने में कि इन्फ्लेशन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसलिए फिलिप्स कर्व कहता है कि जो इन्फ्लेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अनएम्प्लॉयमेंट के। जैसे इन्फ्लेशन आएगा वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, या जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे, लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो मार्केट में मनी कम रहेगा, मार्केट में मनी कम रहेगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये इन्होंने रिलेशन बनाया था फिलिप्स कर्व में। पर 1970s के टाइम पे एक स्टैगफ्लेशन नाम का कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसमें इन्होंने देखा था कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। तो ये स्टैगफ्लेशन था, तो स्टैगफ्लेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया था फिलिप्स कर्व, इसलिए थोड़ा अनपॉपुलर हो गया था ये। ठीक है, देखो इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है, मार्केट में मनी फ्लो रहेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट हो गए, क्योंकि इन्फ्लेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एम्प्लॉयमेंट से फिलिप्स कर्व, इसलिए इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, इन्होंने ऐसा करा, ये सिर्फ इन्होंने एक टाइप की इन्फ्लेशन ही पकड़ा कि महंगाई बढ़ रही है, तो इनको लगा कि डिमांड वाली महंगाई बढ़ रही है, कि डिमांड साइड से इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट लगेगा। यही कॉन्सेप्ट समझा था इन्होंने, पर इन्फ्लेशन का सप्लाई साइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा था फिलिप्स कर्व वालों ने। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं फिलिप्स कर्व। The Phillips curve is a representation of the relationship between unemployment and inflation in the macroeconomy. क्या है फिलिप्स कर्व, ये याद रख लो। सीधा स्टेटमेंट आ सकता है यूपीएससी में, शायद एक बार आया भी है। एक बार शायद इन्होंने एक ग्राफ ही दे दिया था कि ये कौन सा कर्व बताता है। ठीक है, ग्राफ देख लो एक बार। According to the Phillips curve, low unemployment leads to higher inflation because more people earning wages increases consumer spending, which drives up demand and consequently prices. Conversely, high unemployment reduces overall spending, keeping demand and prices lower. समझ लेना, देखो फिलिप्स कर्व की पीछे की राम कहानी समझोगे तभी क्लैरिटी आएगी, तभी इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रांग होगा। फिलिप्स कर्व क्या है, एटलीस्ट इतना तो याद रख लेना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब एक स्टैगफ्लेशन भी देख लो। स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन कंबाइनिंग स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। देखो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा होता। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि ग्रोथ ही रुक जाती है, सब कुछ स्टैग कर जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत तरीके से बर्बाद हो जाती है इकोनॉमी। क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता है और महंगाई भी बढ़ रही होती है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहा होता है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रही होती है, उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन combining slow growth, high unemployment, and high inflation. It is against the Phillips curve. In such condition, Phillips curve is invalid or not applicable. जब से स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट आया ना, फिलिप्स कर्व की इज्जत थोड़ी कम हो गई है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, फिलिप्स कर्व क्या है, फिलिप्स कर्व किन दो चीजों का रिलेशन बताता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बताता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बताता है, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बताता है, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बताता है फिलिप्स कर्व। ये कहता है कि इन्फ्लेशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऐसा कहता है फिलिप्स कर्व। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ये कहता है फिलिप्स कर्व। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, ये कहता है फिलिप्स कर्व। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिलिप्स कर्व। ठीक है, समझ लेना याद से, आधी इकोनॉमी थी समझी इन लोगों ने जब ये कर्व बना रहे थे। चलो आज का आखिरी टॉपिक है शैडो फ्लीट। देखो शैडो फ्लीट तो एक वर्ड में समझा दूं, जो तस्करी करने वाले शिप्स होते हैं ना, उन्हें शैडो फ्लीट कहते हैं, क्योंकि छुपके से सारे कन्वेंशन को बाईपास करके स्मगल करते हैं चीजें जो अलाउड नहीं होती, सैंक्शन गुड्स को स्मगल करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये ड्रग्स ही स्मगल कर रहे हो, आर्म्स ही स्मगल कर रहे हो, ये कुछ भी स्मगल कर देते हैं जो भी सैंक्शन हो, टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं ये। ठीक है, इसलिए इन्हें शैडो फ्लीट कहा जाता है। एक बार रीड कर लेते हैं। शैडो फ्लीट आर द शिप्स दैट बाईपास इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड कंसील देयर कार्गो। ये इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करते हुए कैसे भी करके सामान ले आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अ शैडो फ्लीट आल्सो रेफर्ड टू एज अ डार्क फ्लीट is the ship or group of ships that uses concealing tactics to smuggle sanctioned goods। कि कैसे भी कुछ करके स्मगल को करते हैं ये सैंक्शन गुड्स को। ठीक है, शैडो फ्लीट्स आर अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल और यूनिलेटरल इकोनॉमिक सैंक्शंस। ये डायरेक्टली चुनौती तो ले रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शन से, यूनिलेटरल इकोनॉमिक सैंक्शन से। देखो शैडो फ्लीट क्या होती है, तस्करी करने वाली शिप। शैडो फ्लीट क्या होती है, तस्करी करने वाली शिप। इतना सा याद रख लो, बहुत आसान है। थैंक यू सो मच। आज अपने 200 टॉपिक पूरे हो गए करंट अफेयर्स के यूपीएससी 2026 के लिए। बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये अपनी जर्नी का। तो आप लोग भी पढ़ते रहें। 200 टॉपिक्स हो गए, अपना टारगेट है 500 टॉपिक्स करने का, और अपन इसे पूरा करके रहेंगे प्रीलिम्स से पहले। तो देखना 500 टॉपिक्स अपन कर लेंगे जरूरी वाले, फिर तो प्रीलिम्स निकलेगा ही आराम से, क्यों रुकेगा। 100 सवाल आते हैं, अपन 500 टॉपिक कर रहे हैं जरूरी वाले, पूरा पेपर अपन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।